खराब लिखावट, खराब अभिनय, खराब संवाद और खराब संगीत, हर चीज की कई किस्में होती है। उसी तरह पोर्नोग्राफी भी एक ऐसी चीज है जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उस पर एक जैसा महसूस नहीं करता। कई लोग पोर्नोग्राफी देखने के बाद ये महसूस करते हैं कि इसका दिमाग और सोच पर असर पड़ता है। ये असर हर इंसान पर अलग अलग हो सकता है, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा। 2002 में ब्रायन मैकनेर ने अपनी किताब में ये बताया कि इंटरनेट ने सेक्सुअल एक्टिविटी को निजी, आसान और गुमनाम बना दिया। इससे लोगों का व्यवहार, रिश्तों की अपेक्षाएं और यौन कल्पनाएं बदलने लगी। उस समय ये एक नया सामाजिक मनोवैज्ञानिक विषय था। 2004 में MSNBC और एल मैगजीन ने एक सर्वे किया, जिसमें 15,246 लोगों में से 75% पुरुष और 41% महिलाएं इंटरनेट पोर्नोग्राफी देखते थे। 2008 में एक किताब में अमेरिकन पोर्नोग्राफी को समझाया गया कि पोर्नोग्राफी ऑन डिमांड पर कैसे उपलब्ध हुई, जब चाहो तब। बस 3 क्लिक में कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर आसानी से मिल जाती है। जब स्मार्टफोन आम हुए, तब बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए, जिन्हें एडोलसेंट सुपरविजन रेंज कहा जाता है। इन नियमों का उद्देश्य बच्चों और किशोरों को पोर्नोग्राफी जैसी हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखना है। एडोलसेंट सुपरविजन रेंज के अंतर्गत ये शिक्षा दी जाती है कि पोर्नोग्राफी से स्वयं को कैसे बचाया जाए और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार कैसे अपनाया जाए। प्रेजेंटेशन के दौरान पोर्नोग्राफी पर किए गए शोध को प्रस्तुत करने पर कई लोगों की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव देखने को मिला। पहले जहां लोग पोर्नोग्राफी को एक सामान्य और मामूली चीज मानते थे, वही शोध में प्रस्तुत तथ्यों ने इसे एक गंभीर विषय के रूप में सामने रखा। कुछ लोगों के लिए यह विषय क्रिश्चियन ग्रे जैसे किरदारों की तरह बड़ी और प्रभावशाली चीज के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि पोर्नोग्राफी की वैल्यू और इसके प्रभाव को लेकर लोग काफी हद तक प्रतिरोधी, रेसिस्टेंट थे, लेकिन यह स्पष्ट हुआ कि इसका सीधा असर हमारे वैल्यू सेंस यानी मूल्यों की समझ पर पड़ता है। कई बार जो चीजें हमें सतही तौर पर नुकसानदेह नहीं लगती, वही धीरे धीरे मानसिक और भावनात्मक बोझ बन जाती है। इसलिए इस विषय को कम महत्व का नहीं माना जा सकता। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। चॉकलेट केक स्वादिष्ट होता है, लेकिन अगर उसे हमेशा और ज्यादा मात्रा में खाया जाए, तो वो शरीर और सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पोर्नोग्राफी का प्रभाव भी मानसिक स्वास्थ्य पर कुछ इसी प्रकार पड़ता है। 2015 में एक विशेषज्ञ ने यह कहा था कि पोर्नोग्राफी की कोई स्पष्ट सीमा, सर्विस सेट तय नहीं हो पाई है। इसी कारण 2011 में जिस तरह की पोर्नोग्राफी को लोग जानते थे, आज उसकी प्रकृति और स्वरूप में बड़ा बदलाव आ चुका है। इसी संदर्भ में 2011 में डोनाल्ड हिल्टन जूनियर और क्लार्क वॉट्स द्वारा पोर्नोग्राफी की लत पर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि पोर्नोग्राफी की लत से उत्पन्न होने वाली मस्तिष्क गतिविधियां कोकीन जैसी नशीली दवाओं की लत से होने वाली मस्तिष्क गतिविधियों से काफी हद तक समान होती है। बाद में इसी निष्कर्ष की पुष्टि करने वाली अन्य शोध स्टडीज भी सामने आई। इसी तरह का शोध 2004 में मेथेम्पमाइन के संदर्भ में भी किया गया था, और वहां भी लगभग समान नतीजे सामने आए। इसका अर्थ यह है कि लत से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधियां केवल नशीले पदार्थों तक सीमित नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति शॉपिंग की लत में है, जैसे मजाक में कहा जाए कि आपकी कोई चाची लगातार अमेज़न या होम शॉपिंग नेटवर्क से एक साथ कई ऑर्डर करती रहती है, तो उनके दिमाग की गतिविधियां भी कुछ हद तक वैसी ही दिखाई दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर ऐसी आदत बेहद खतरनाक ही हो, बल्कि ये दर्शाता है कि लत का प्रभाव मस्तिष्क पर किस तरह काम करता है। हम ये भी जानते हैं कि इस विषय पर उपलब्ध जानकारी अभी सीमित है, और जो जानकारी मौजूद है वो अक्सर काफी डरावनी और अतिरंजित लगती है। इसी संदर्भ में 2016 में गैरी विल्सन सामने आए और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति के बारे में ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि
तुम पोर्नोग्राफी देखते हो, इसलिए तुम लोगों को केवल वस्तु के रूप में देखते हो, या तुम एक बेकार इंसान हो। उनका मुख्य संदेश यह था कि इस विषय को समझने के लिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। न तो बिना सोचे समझे इसे सामान्य बना देना ठीक है, और न ही इसे आधार बनाकर किसी व्यक्ति को लेबल करना या नैतिक रूप से नीचा दिखाना। थोड़ा रुककर और ध्यान से देखने की जरूरत है। हमने ये पाया कि जब किसी व्यक्ति द्वारा पोर्नोग्राफी का अत्यधिक उपयोग किया गया, तो उसके नकारात्मक प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से सामने आए। अक्सर ऐसे मामलों में वही व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ लक्षण भी दिखा रहा था। इसलिए यह संभव है कि उस व्यक्ति के पास पहले से ही कुछ नकारात्मक या उलझी हुई यौन प्रवृत्तियां रही हों, जिन्हें उसने पोर्नोग्राफी के माध्यम से सही ठहराने या संभालने की कोशिश की हो। 2016 में एक और अध्ययन किया गया, जिसमें शादीशुदा लोगों के बीच पोर्नोग्राफी को लेकर स्वीकृति और दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया। ये सवाल खास तौर पर उठाया गया कि जब आपका पार्टनर पोर्न देखता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? इस अध्ययन में यह सामने आया कि कई कपल्स के लिए पार्टनर का पोर्न देखना स्वीकार्य था, खासकर तब जब दोनों को इस बात की जानकारी और सहमति होती थी। जरूरी नहीं था कि वे एक ही समय पर या एक ही जगह पर पोर्न देखें, लेकिन आपसी समझ अहम थी। विशेष रूप से कई महिलाओं ने पोर्नोग्राफी को एक सकारात्मक तरीके से देखा, क्योंकि ये उनके लिए अपनी यौन इच्छाओं और संतुष्टि को समझने का एक माध्यम बन सकती थी। अगर कुछ अच्छा लगा तो उसे आजमाया जा सकता है, और इससे साथ में समय बिताने का अनुभव भी बेहतर हो सकता है। हालांकि पोर्नोग्राफी आज भी कुछ लोगों के लिए एक संवेदनशील विषय है, वहीं कुछ अन्य लोगों के लिए ये उनके रिश्ते या आत्म देखभाल, सेल्फ केयर की दिनचर्या का हिस्सा भी हो सकता है। अंततः ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण क्या है। एक बात तय है, अगर हम पोर्न देखते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में हमारे दिमाग और सोच पर असर डाल सकता है। सवाल यह है कि क्या आपने खुद में कोई बदलाव महसूस किया है? क्या पोर्न देखने से आपको किसी तरह की मदद मिली है या नहीं? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें।